नमस्कार, होम बिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की मौत को लेकर शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा सामने आया है। जानकारी के मुताबिक प्रतीक यादव की मौत का कारण पल्मोनरी एम्बुलेंस बताया जा रहा है। यहाँ एक गंभीर मेडिकल स्थिति होती है जिसमें शरीर में बना खून का थक्का नसों के जरिए फेफड़ों की धमनियों तक पहुंच जाता है और वहां ब्लॉकेज पैदा कर देता है। बताया जा रहा है कि यहां खून का थक्का अक्सर पैरों की नसों में निकलकर फेफड़ों तक पहुंचता है। इसके कारण फेफड़ों में खून और ऑक्सीजन का प्रवाह अचानक रुकने लगता है, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। और मेडिकल जानकारी के अनुसार ऐसी स्थिति में दिल के दाहिने हिस्से पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे हार्ट फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। सूत्र के मुताबिक प्रतीक यादव के मामले में बड़ा ब्लड क्लॉट बनने के कारण उनकी सांसें अचानक रुक गई और कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई। हालांकि आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और डॉक्टरों की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देश में इंडियन बचत और विदेशी मुद्रा संरक्षण को लेकर बसपा नेताओं की अपील लगातार सामने आ रही है। इसी क्रम में दिल्ली में बसपा नेता गौरव वल्लभ ने हुदा सिटी सेंटर से लेकर कल्याण मार्ग तक मेट्रो से यात्रा की और लोगों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील की। गौरव वल्लभ ने कहा है कि अगर देश के 140 करोड़ लोग पेट्रोल की खपत में केवल 10% की भी कमी कर दे तो इसका असर विदेशी मुद्रा भंडार पर करीब 1,10,000 करोड़ रुपए तक पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और वैश्विक तनाव के कारण विदेशी मुद्रा पर संकट की स्थिति बन सकती है, लेकिन इंडियन के बचत करके भारत इस चुनौती का आसानी से सामना कर सकता है। बसपा नेता ने कहा है कि वह खुद कई बार मेट्रो में सफ़र करते हैं और लोगों से सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील करते हैं। उन्होंने देशवासियों से संकल्प लेने को कहा है कि कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। और गौरव वल्लभ का यह बयान ऐसे समय आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों से ईंधन के संयमित उपयोग और स्वदेशी का बढ़ावा देने की अपील कर चुके हैं। के आह्वान पर चीज़ें सड़कों पर नज़र आ रही हैं। खुद जो है जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने भी अपने जो मार्केट है उसमें व्हीकल के नंबर कम कर दिए। देखिए, आप खुद मेट्रो से आए हैं। 140 करोड़ लोग अगर अपना पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन 10% भी कम करते हैं तो टोटल फॉरेन एक्सचेंज पे इसका इम्पैक्ट लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए का पड़ता है। अगर हम सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक जो ट्रांसपोर्टेशन है, मेट्रो है, ईवी का प्रयोग करें, सप्ताह में एक दिन वर्क फ्रॉम होम करें, सप्ताह में एक बार वर्चुअल मीटिंग करें, तो मुझे लगता है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण जो फॉरेन एक्सचेंज पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण फॉरेन एक्सचेंज पे जो प्रेशर आ सकता है उसका हम बिल्कुल आसानी से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। FY26 में फाइनेंशियल ईयर 2026 में लगभग 11.5 लाख करोड़ रुपए का कच्चे तेल का इंपोर्ट देश ने किया। अगर 10% भी इसको हम कम कर दें हमारी स्मार्ट आदतों से तो 1,10,000 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज का जो आउटफ्लो है देश में वो कम हो पाएगा। तो दिल्ली है या बड़े मेट्रो शहर है वहाँ पे मेट्रो रेल का अच्छा नेटवर्क है। दूसरी जगह सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें, ईवी का प्रयोग करें, तो इससे हम जो कच्चे तेल का जो इंपोर्ट करते हैं और देश की 87% जो हमारा कच्चा तेल का जो रिक्वायरमेंट है वो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। तो
कच्चे तेल के इंपोर्ट को हम कम कर सकते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हो सके तो गोल्ड की बाइंग को भी 1 साल के लिए पोस्टपोन करें तो भी अच्छा है, क्योंकि 6.5 लाख करोड़ का गोल्ड इंपोर्ट FY26 में देश में हुआ। तो ये दोनों मिला के लगभग 18-19 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट होता है। 10% भी कमी आए तो 1,80,000 1,90,000 करोड़ का देश में फॉरेन एक्सचेंज का फायदा। और मैं जब मेट्रो में तो रेगुलरली भी चलता हूँ कई बार, आज जब आया तो उससे कंफर्टेबल कोई कार भी नहीं हो सकती जितना कंफर्टेबली मैं आया। सारी सुचारू और टाइमली आप पहुँचते हो और आधे समय में पहुँचते हो। तो मैं सभी लोगों को और सभी लोग जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है, लेट अस टेक ए प्लेज, हम प्रण लें कि हम कच्चे तेल का जो उपभोग है, पेट्रोल डीजल का जो उपभोग हम करते हैं उसको 10% कम करेंगे। जी, अब एक बड़े अर्थशास्त्री भी हैं देश में और सबसे बड़ी बात है कि ये जो अभी हालात चल रहे हैं कब तक इस तरीके के ये प्रयोग से फायदा कितना होगा, क्योंकि सरकारी जो मंत्री हैं तमाम लोग अपनी गाड़ियों में कटौती कर रहे हैं। देखिए, जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट 3 मुख्य रूप से चल रहे हैं। पहला वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरा जो यूक्रेन का जो वॉर है उससे यूरोपियन इकोनॉमी पर दबाव है, और तीसरा US चाइना से कमोडिटी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इन तीनों जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव है। पर प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया, जो सुझाव दिया, अगर हम उसको अपना लें अपने जीवन में तो हमारे ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज का जो दबाव है देश पर, जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो निरंतर बढ़ रहा है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ध्यान रहे, जब हम ये बात कर रहे हैं तब भी भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। दुनिया के हर देश ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। हमारे पड़ोस के जितने भी देश हैं वहाँ तो दुगने हुए हैं, पर भारत ने अपनी इकोनॉमी की रेजिलियंस और स्ट्रेंथ को बरकरार करते हुए 1 पैसा भी पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ा। ये भारत की अर्थव्यवस्था की ताकत को दर्शाता है। थैंक यू। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन पर राजनीतिक जगत से लगातार शोक संदेश सामने आ रहे हैं। गोरखपुर से बसपा सांसद रवि किशन ने भी इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। रवि किशन ने कहा है कि यह बेहद दुखद घटना है। उन्होंने कहा है कि प्रतीक यादव बहुत ही सौम्य और सभ्य व्यक्ति थे। इतनी कम उम्र में यानी 39 वर्ष की आयु में उनका निधन होना बेहद पीड़ादायक है। और बसपा सांसद ने ईंधन से प्रार्थना किया है, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा है कि भगवान दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस कठिन समय में शोक प्रदान करे। और गौरतलब है कि प्रतीक यादव राजनीति से दूर रहकर रियल एस्टेट और फिटनेस व्यवसाय से जुड़े हुए थे और उनके निधन के बाद समाजवादी पार्टी और बसपा समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। बहुत दुखद, वो हेल्थ फ्रीक थे, जिम का बिजनेस भी था उनका, कारोबार भी था, कंस्ट्रक्शन में भी थे, हमारे अच्छे जानने वाले थे, बहुत ही सौम्य, बहुत सभ्य व्यक्तित्व उनका, राजनीति से अपने आप को उन्होंने दूर रखा था। ये एक बहुत ही दुखद है कि 39 की एज में मृत्यु हो जाना। मुझे पता था उनका इलाज मैदानता में भी चल रहा था कुछ दिनों से, लेकिन ये बहुत ही शॉकिंग और दुखद है कि ये आयु में उनकी छोटी छोटी बिटिया है। बहुत दिल को जैसे सवेरे आँख खुली ये खबर पाते ही बहुत दुख, मन को बहुत दुख, उनके परिवार को, अर्पणा बहन को, छोटी बहन को और पूरा यादव परिवार को, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से लेकर समस्त परिवार को महादेव शक्ति दे और उनको अपने चरणों में स्थान दे। वो बच्चों के लिए और उनकी धर्मपत्नी के लिए एक बहुत ही कठिन समय शुरू हुआ था। ये बहुत दुखद खबर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्र राजनीति फिर गर्मा गई है। आर्यन मान ने NTA पर गंभीर सवाल उठाते हुए उनके डायरेक्टर के इस्तीफा की मांग की है। DUSU अध्यक्ष आर्यन मान ने कहा है कि साल 2024 में जब नीट पेपर लीक मामला सामने आया था, तब
एबीवीपी सबसे पहले विरोध प्रदर्शन करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली संस्था थी। उन्होंने कहा कि अब तक एक बार फिर 2026 में पेपर लीक की घटना सामने आने से छात्रों और अभिभावकों का भरोसा टूट रहा है। और आर्यन मान ने कहा है कि छात्र और उनके माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खर्च कर देते हैं, लेकिन बार बार पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर रही है। और उन्होंने मांग की है कि एनटीए डायरेक्टर तुरंत इस्तीफा दे और इस पूरे कथित षड्यंत्र में शामिल सभी लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए। और फिलहाल नीट परीक्षा और एनटीए को लेकर देश भर में छात्रों के बीच नाराजगी का माहौल बना हुआ है और इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है। क्या गलती हुई थी, क्या चाहते 23 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और हमारी सबसे बड़ी मांग है जो एनटीए का डायरेक्टर है उसको रिजाइन करना चाहिए। और जब 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सबसे पहले आंदोलन करा था और सबसे पहले आवाज उठाई थी कि उनको रिजाइन देना चाहिए। और अब फिर से 2026 में पेपर फिर से लीक हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके माता पिता भी अपना जीवन भर की कमाई एक स्टूडेंट के ऊपर लगा देते हैं कि जिससे वो अपना नीट का पेपर क्लियर कर पाए। सिर्फ 5 ही मिनट में पेपर लीक होता है और 5 साल का संघर्ष अन्य स्टूडेंट्स का खत्म हो जाना था। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जो इसके पीछे चेन है, चाहे वो चलता फिरता रोड पे आदमी हो, चाहे वो एनटीए के दफ्तर में आदमी हो, उसको गिरफ्तार करे और उनके नाम लोगों के सामने आए, उनका पता सारे दुनिया को पता चले, साथ या स्टूडेंट्स को पता चले। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सल उन्मूलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। विजय शर्मा ने कहा है कि पहले बसपा की कार्य समिति बैठकों में बस्तर और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आने वाले कार्यकर्ता अपनी पीड़ा साझा करते थे। उन्होंने बताया कि उस समय हालात ऐसे थे कि कई कार्यकर्ता अपने ही गांव और घरों तक नहीं जा पाते थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब स्थिति बदल रही है और आज बसपा कार्य समिति में नक्सल उन्मूलन की बात हो रही है। उन्होंने दावा किया है कि जिन इलाकों में दिन जाना भी मुश्किल माना जाता था, अब वहां कार्यकर्ता और आम लोग आसानी से पहुंच पा रहे हैं। और विजय शर्मा ने कहा है कि बस्तर के विकास को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विशेष घोषणा की है और इसके तहत लघु वनोपज के आधार पर बस्तर के आर्थिक और सामाजिक विकास पर जोर दिया जाएगा। और उन्होंने बताया कि नक्सल उन्मूलन और विकास कार्यों में को लेकर बसपा कार्य समिति में धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया गया और साथ ही सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खड़े होकर इस अभियान की सफलता के लिए नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। भाजपा की कार्य समितियों में पहले जब बैठा करते थे तो बस्तर और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कार्यकर्ता अपनी पीड़ा बताया करते थे। अनेक बार ऐसे हुए कि हमको हमारे ही किसी कार्यकर्ता को नक्सली उत्पीड़न के कारण श्रद्धांजलि देनी पड़ी थी। आज जब हम फिर से भाजपा की कार्य समिति में बैठे हैं तो आज हम नक्सल उन्मूलन की बात कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता ये बता रहे हैं कि हम अपने ही घरों में जब नहीं जा सकते थे, अब जाकर के हम अनेक दिन घर पर बिताकर वापस आए हैं। उन गांवों में जहां जाना कभी मुश्किल हुआ करता था, उन गांवों तक हम चले जा रहे हैं। वहां पर जनता आज ये कहती है, मेरे से भी ये प्रत्यक्ष बात हुई है इस विषय पर, कि हमको ये लग रहा है कि देश अभी आजाद हुआ है। वहां पर मड़ई मेले में बड़ी रंगत आ गई है। और बस्तर में विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि बस्तर का विकास लघु वनोपज के आधार पर होगा, इन सारे ही विषयों को लेकर के आज एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का हृदय से आभार और अभिनंदन किया गया है। स्टैंडिंग ओवेशन हुआ है और सबने खड़े होकर के अपने स्थान पर तालियां बजा करके और नक्सल उन्मूलन के इस महाअभियान की पूर्णता के लिए हमारे नेतृत्व को आभार व्यक्त किया है। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह
सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए बसपा की जीत को जनता के विश्वास का परिणाम बताया है। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार बसपा सरकारें बन रही है और जनता बसपा की नीतियों पर भरोसा जता रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस झूठ का सहारा लेकर जनता के बीच जाती है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं उससे पूरा करके दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि इसी विश्वास और कार्यशैली का परिणाम है कि बसपा को पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत मिली है और साथ ही उन्होंने कहा है कि हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनाव में भी लोगों ने एक तरफा बसपा के पक्ष में मतदान किया है। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि बसपा सरकार विकास, सुशासन और जनता के विश्वास के आधार पर आगे बढ़ रही है और देश भर में पार्टी को लगातार समर्थन मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में नॉन स्टॉप सरकारें बन रही हैं। आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर देश के लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के लोगों के बीच में जाती है। लोग अब समझ चुके हैं, उनके चेहरे को जान चुके हैं कांग्रेस के। ये तो झूठ बोलते हैं, जब भी आएंगे झूठ बोलेंगे, चले जाएंगे। परंतु मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं, जो नहीं भी बोलते उसको भी लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उसका परिणाम है कि अगर आप लोग देखेंगे, ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। असम के अंदर नॉन स्टॉप बड़े मैंडेट के साथ असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और आपके सामने है हमारे हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव, एक तरफा लोगों ने वोट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल के फूल को दिया, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। 3 के 3 मेयर हमारी नगर पालिकाएं, नगर परिषद भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ। राजस्थान में भीषण गर्मी और पेयजल संकट को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के आरोपों पर राजस्थान सरकार ने मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया है। जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान जोगाराम पटेल ने कहा है कि प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और नोतपा के चलते पश्चिमी राजस्थान में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने पेयजल व्यवस्था को लेकर पर्याप्त इंतजाम किए हैं और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा है कि जल मिशन में कांग्रेस सरकार ने समय होते हुए कथित घोटाले की वजह से आज जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करती है, जबकि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान पर काम कर रही है। जोगाराम पटेल ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा है कि पेयजल जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने के वजह सरकार का सहयोग करना चाहिए और राजस्थान में बढ़ती गर्मी और जल संकट के बीच इस मुद्दे पर राजनीति बयानबाजी भी तेज होती दिखाई दे रही है। देखिए, गर्मी पड़ रही है, इसमें दो राय नहीं। नौपता चल रहा है, इसमें भी दो राय नहीं। और 48 और 48 से अधिक तक का टेम्परेचर पश्चिमी राजस्थान में हुआ, इसमें भी दो राय, जिसमें विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर ये जिले विशेष रूप से प्रभावित हैं। पेयजल के लिए वर्तमान सरकार ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था बहुत ही माकूल है, परंतु कांग्रेस के कुकृतियों के कारण, जल जीवन मिशन में जो घोटाले हुए उसके कारण, जेजेएम के काम नहीं हुए, अधूरे छोड़ दिए, गलत किए, उसके कारण जनता को तकलीफ अवश्य हो। समाजवादी परिवार में शोक के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बसपा नेता अर्पणा यादव के आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन किए और अर्पणा यादव सहित परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर गहरा दुख व्यक्त किया और सीएम योगी ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
गौरतलब है कि प्रतीक यादव और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भाई और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पुत्र थे। उनके निधन की खबर के बाद राजनीतिक जगत में शोक की लहर है और विभिन्न दलों के नेता लगातार परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों को देखते रहे हुंबल टीवी भारत।